नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, वैसे तो हम लोग सदियों और दशकों से वेस्ट की हिपोक्रेसी को लेकर पहले से ही वाकिफ़ हैं, लेकिन आज उसी चीज़ का एक और नमूना हमारे सामने आ चुका है। आपके सामने है यूरोपियन यूनियन की जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। ये इस साल की शुरुआत में जनवरी 2026 में डेवॉस के सम्मेलन में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये लोग इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स वाले एफटीए को साइन करने वाले हैं। लेकिन आज दोस्तों यूरोपियन यूनियन उस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा यूटर्न भी मार चुका है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, ब्रीफ सी वीडियो जो कि इनके द्वारा जनवरी में इस स्टेटमेंट को दिया गया था। Next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. आई एम श्योर आपने वीडियो देख ली होगी और आज ये वाली खबर को देखिए जो कि जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा दोस्तों एक नहीं, 2 नहीं, 5 कंट्रीज के ऊपर एक नए तरह के टैरिफ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें कि हमारा प्यारा भारत भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर 7 अगस्त की है और ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन की जो मेटल्स वाली एसोसिएशन है उनके द्वारा एक डेफिनेटिव ड्यूटीज को अनाउंस किया गया ऑन दी CR फ्लैट स्टील फ्रॉम इंडिया, जापान, ताइवान, टर्की एंड वियतनाम। यहाँ पे भी देख पाएंगे जगह जगह पे इसको कवर किया गया है एंड सोशल मीडिया पर भी इसको मल्टीपल जगहों पे कवर किया जा रहा है ना। वैसे तो पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट इज़ द रीज़न कि इतने बड़े बड़े वादे और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी ये लोग फिर से इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिंगल लाइन में इस चीज का रीजन बताना चाहूं, द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। इंडिया के जो बढ़ रहे एक्सपोर्ट्स हैं, प्राइमरीली स्टील सेक्टर में हमारे जो बढ़ रहे एक्सपोर्ट्स हैं, ये दोस्तों यूरोपियन यूनियन को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इंडिया, जापान, ताइवान, टर्की जैसी कंट्रीज के ऊपर तो इन्होंने इन ड्यूटीज को लगाया है, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, उसके ऊपर ये वाली ड्यूटीज को इम्पोज नहीं किया गया है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, क्यों इंडिया को यहाँ पे निशाने पे लिया गया है, व्हाट आर दी ड्यूटीज जो कि इम्पोज करी गई है, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए करियर विल आपके लिए डेडिकेटेड CSAT का बैच ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, जिसमें अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया आप जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। इस पूरे बैच की जो फीस है दैट इज ओनली एंड ओनली 1999 रुपीज़ और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है, यूरोपियन कमीशन के द्वारा दोस्तों एक सर्टन टाइप का स्टील होता है। ये क्या होता है आई विल टेल यू आगे चल करके। कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील है जो कि 5 कंट्री से आने वाले कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील के ऊपर इनके द्वारा ये नई तरह की ड्यूटीज़ को लगा दिया गया है। पूरी लिस्ट आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया की जानी मानी कंपनी JSW स्टील है और भी कुछ कोऑपरेटिंग कंपनीज़ हैं। उसके बाद जापान की ये वाली कंपनीज़ हैं, मेनली निपॉन स्टील और डाइडो स्टील है। उसके बाद ताइवान है, टर्की है, वियतनाम है। ये सारी की सारी कंपनीज़ को निशाने पे लिया गया है। प्राइमरीली जो हमारे ऊपर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो 9.5%, 9.5%, 9.5% की ड्यूटीज़ हैं जिनको इम्पोज कर दिया गया है। इसमें जो ये इन्वेस्टिगेशन है इसका नाम है AD 739, जिसको कि पिछले साल 4 अगस्त 2025 को अनाउंस किया गया था। कमीशन के द्वारा बेसिकली इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया 18 सितंबर 2025 को और अब जाकर के उसकी जो फाइनल कंक्लूजन है या जजमेंट है वो बेसिकली पेश कर दी गई है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों लगाया गया है, जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है वो आपको बता दूं, ये दोस्तों कोई आम टाइप का स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज कोल्ड रोल्ड स्टील। आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये बड़े बड़े जो ये आपके स्टील के, इसमें क्या होता है कि स्टील को पहले आप यहाँ पे
ठंडा करते हैं वर्कर्स के द्वारा इन स्टील को, इस तरीके से ठंडा किया जाता है ताकि उनको बाद में रोल किया जा सके, सो दैट उसकी थिकनेस कम हो जाए, उसका जो एग्जैक्ट साइज है वो बन सके, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके और उसका जो सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ और क्लीन बन सके। इसी पर्टिकुलर चीज को दोस्तों कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील का नाम दिया गया है, जो कि कई सारे इलेक्ट्रिकल स्टील और हाई स्पीड स्टील, इन सब चीजों में इसकी एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई सडनली यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडियन स्टील को निशाने पे क्यों लिया गया? दोस्तों इसके पीछे सबसे पहला आंसर ये है, इंडिया के जो स्टील एक्सपोर्ट्स हैं उनके द्वारा पिछले 2 वर्षों में बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पे दिखाया गया है। आपको बता दूं, आज से कुछ साल पहले इंडिया एक टाइम पे फिनिश्ड स्टील का इंपोर्टर बन चुका था और ये प्रॉब्लम जस्ट आज से 2 साल पहले आई थी। लेकिन अभी देखिए 2025-26 का जो डेटा है वो क्या बताता है, क्रूड स्टील की जो प्रोडक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 169 मिलियन टन, फिनिश्ड स्टील की जो कंजम्पशन है वो 164 मिलियन टन, फिनिश्ड स्टील के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 6.6 मिलियन टन और जो इंपोर्ट्स हैं वो 6.5 मिलियन टन। लेकिन यहां से कोई कहानी समझ नहीं आती। कहानी समझ आती है जब आप एक्सपोर्ट की ग्रोथ को देखते हैं, जस्ट पिछले साल की तुलना में, मतलब कि 24-25 की तुलना में 25-26 में एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है ये 35.9% को जा पहुंची और इंपोर्ट्स में भारी गिरावट देखने को मिली। जो कंट्री एक साल नेट इंपोर्टर बन चुकी थी वो सडनली अपनी प्रोडक्शन की वजह से इंपोर्ट में इतना चेंज आया कि नेगेटिव 31.7% का हमें गिरावट देखने को मिली। मतलब कि नेट इंपोर्टर से बदलकर हम लोग सडनली नेट एक्सपोर्टर बन गए। और सबसे ज़्यादा इसमें से हमारा स्टील जा कहाँ रहा था? इसमें से दोस्तों इटली, बेल्जियम, यूएई, स्पेन और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ में हमारा स्टील जा रहा था और यही चीज़ यूरोप को बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। बस जैसे ही इंडिया का ये वाला स्टील वहाँ पे जा पहुँचा, दिस बिकेम द मेन रीज़न कि उनके द्वारा इंडिया के इस प्रोडक्ट को टारगेट किया गया। और इसमें भी कहानी असल में केवल और केवल इंडिया की नहीं, प्रॉब्लम असल में यूरोपियन यूनियन की खुद की भी है। ये वाली रिपोर्ट को देखिए, पिछले साल की ये रिपोर्ट है, क्लियर कट बताती है कि यूरोपियन यूनियन के जो स्टील मेकर्स हैं वो अपनी जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है उससे बहुत ही नीचे काम कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन चाहता था कि उनके जो स्टील प्लांट्स हैं ये 80% कैपेसिटी पे काम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केवल 67% कैपेसिटी पर ही काम कर रहे थे। उसके अलावा बहुत सारी हाई एनर्जी कॉस्ट, वीक इंडस्ट्रियल डिमांड, उसके बाद चाइना से आने वाले स्टील एक्सपोर्ट्स, यूएस की तरफ से लगाए गए प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर्स, ये सब चीज़ें भी यूरोपियन यूनियन की स्टील इंडस्ट्री को तंग कर रहे थे। मतलब कि उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो तो थी ही, लेकिन उसको ठीक करने की बजाय उन्होंने इंडिया, जापान, ताइवान, टर्की जैसी कंट्रीज के ऊपर ये वाली ड्यूटीज को लगाना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात क्या थी? चाइना ने 2025 में 131 मिलियन टन ऑफ स्टील को एक्सपोर्ट किया, जो कि उनका अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। और ये जो टोटल उनका एक्सपोर्ट था, ये दोस्तों यूरोपियन यूनियन का इतना प्रोडक्शन भी नहीं है जितना कि चाइना ने एक साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट कर दिया था। और आप देखिए इस वजह से हो क्या रहा था, चाइनीज फर्म्स ओवर कैपेसिटी पे काम कर रही थी, उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे। उधर से अमेरिका जैसी कंट्रीज के द्वारा अपनी अलग से बैरियर्स को लगाया जा रहा था, यानी कि यूरोप की जो स्टील थी वो बाहर तो नहीं जा रही थी और यूरोप के जो प्रोड्यूसर्स थे वो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से टैरिफ की वजह से, किसी भी और प्रॉब्लम की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है कि इन्होंने बाकी सब कंट्रीज़ को तो टारगेट किया, लेकिन चाइना के ऊपर बिल्कुल किसी भी प्रकार का निशाना नहीं लिया गया। खैर, कमिंग बैक टू दी इंडियन ड्यूटीज़, ये जो ड्यूटी लगाई गई है ये केवल शुरुआत है। ऐसा इसलिए बिकॉज अभी पिछले महीने की ही बात है, 1 जुलाई 2026 से यूरोपियन यूनियन एक नया रेगुलेशन को वो भी एक्टिव हो चुका है और ये रेगुलेशन है कोटा बेस्ड रेगुलेशन। मतलब कि यूरोपियन यूनियन कहता है कि पूरे साल भर में हम लोग केवल 18.3 मिलियन टन्स पर ईयर ही जो
टैरिफ फ्री स्टील है उसको अपने पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में आने देंगे। और अगर एक बार वो वाला कोटा खत्म हो जाता है तो 50% आउट ऑफ कोटा ड्यूटी वो लगनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि इंडिया के जो स्टील के एक्सपोर्टर्स हैं उनको दो तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। पहला बैरियर तो है वही जो ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज का लगा दिया है जो कि 9.5% का है, और दूसरा बैरियर है स्टील कोटा का जो कि अगेन ये लोग लगाना शुरू कर देंगे, जिसमें कि जो कोटाज हैं, जिसमें कि जो टैरिफ्स हैं वो 50% तक भी ऊपर पहुंच सकते हैं। और इसके बाद नॉट टू फॉरगेट द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो कि यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स था वो भी 2026 से लागू होना शुरू हो चुका है, जिसमें कि स्टील को भी कवर किया गया है। यानी कि यूरोपियन यूनियन जो कि कहने के लिए मदर ऑफ ऑल डील्स को हमारे साथ साइन कर रहा है, इट इज नाउ लुकिंग लाइक मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं, मदर ऑफ ऑल टैरिफ्स ये लग रहा है। बिकॉज एक तरफ एंटी डंपिंग, दूसरी तरफ कोटा बेस्ड टैरिफ्स और तीसरी तरफ ये कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसी चीजें भी अब इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगाई जा रही हैं। एग्जैक्टली आगे क्या होता है वो तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन इस चीज को लेकर इंडिया को भी एक अग्रेसिव अप्रोच को ही फॉलो करना होगा। 2025 में इंडिया ने भी दोस्तों 12% की टेम्पररी सेफगार्ड ड्यूटी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, सो दैट जो बाहर से आने वाला सस्ता फॉरेन स्टील है हम उस चीज़ से अपने आप को बचा सकें। बिकॉज उस टाइम पे इंडिया भी एक नेट इंपोर्टर बन चुका था। लेकिन इसी चीज़ से बचने के लिए इंडिया ने कई सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग वियतनाम, इंक्लूडिंग चाइना, इन सभी कंट्रीज़ के ऊपर हमने भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को लगाना शुरू कर दिया था। दिस इज़ दी सेम स्ट्रैटेजी जो कि हमें आज भी फॉलो करनी होगी। बिकॉज अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो फ्री मार्केट एक्सेस वाली बात है ये वन साइडेड हो जाएगी और ये जो FTAs हैं ये केवल ऑन पेपर ही रह जाएंगे। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे